हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल कुमार झा और स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर प्रो में। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स इन सब के बारे में पढ़ा था। देखने के लिए आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं पहला वीडियो लेक्चर। उसके बाद सेकेंड वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर का विजन क्या है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कितने टाइप्स के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक और बहुत सारे 6-7 प्रोसेस होते हैं। उसके बारे में एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में सेकेंड जो हमारा टॉपिक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया करता है। सो व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। सो क्या होता है जीरोथ लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मेनली 7 टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेंड इज आइसोबारिक प्रोसेस, थर्ड इज आइसोकोरिक प्रोसेस, सेवन फोर्थ इज एडियाबैटिक प्रोसेस, फिफ्थ इज साइक्लिक प्रोसेस, सिक्स is reversible process and last one is reversible process। हम इन सातों प्रोसेस को एक एक करके डिफाइन करेंगे। सो आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस होता क्या है, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अभी हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो और थर्मल। आइसो मीन्स होता है सेम एंड थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, मतलब जिसका टेम्परेचर सेम हो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आर कांस्टेंट। जब कोई प्रोसेस होता है तो सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होता, मतलब कि T1 टेम्परेचर एंड T2 टेम्परेचर बराबर होगा। जैसे कि हमने कोई प्रोसेस करने से पहले जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का, और प्रोसेस का जो लास्ट में जो प्रोसेस डन हो जाएगा उसका टेम्परेचर सेम होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 0 हो जाएगा। पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद फाइनल पोजीशन पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होता है बट प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल में टेम्परेचर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस समझ चुके हैं। अब हम आइसोबारिक प्रोसेस देखते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक भी सेम आइसोथर्मल की तरह है। आइसो मतलब सेम एंड बारिक मतलब प्रेशर। इसमें होगा आपका, इन दिस प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द सिस्टम आर कांस्टेंट। सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। फर्स्ट स्टेज में जो जब हम कोई सिस्टम लेते हैं प्रोसेस होने से पहले उसका प्रेशर, एंड लास्ट में जो प्रोसेस डन हो जाएगा उसका प्रेशर सेम होगा, मतलब P1 इक्वल टू P2 और चेंज इन प्रेशर 0 हो जाएगा। तो पीवी डायग्राम में इसके कहने का मतलब क्या है, पीवी डायग्राम में प्रेशर कांस्टेंट है एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो पीवी डायग्राम में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। पीवी डायग्राम में इसलिए बता रहा हूँ एक एक करके, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक और एडियाबेटिक ये चारों का बताऊंगा, इसलिए क्योंकि इसका पीवी डायग्राम भी चारों का साथ में पूछ लेता है। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का चारों का आपका पीवी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक एक करके समझोगे तभी एक साथ हम चारों को ड्रॉ करेंगे, लास्ट में फिर समझाएंगे कैसे कैसे ये ड्रॉ हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस भी सेम है आइसोथर्मल और आइसोबारिक की तरह। आइसो का मतलब सेम होगा और कोरिक मतलब वॉल्यूम, मतलब जिसका वॉल्यूम सेम हो उसको आइसोकोरिक सिस्टम बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, सिस्टम का वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सेम होगा, मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 सेम होगा। तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम ऑब्वियसली 0 होगा। पीवी डायग्राम में इसका ये दिखाया गया है, 1 पॉइंट से
वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। 1 पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे इनिशियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक हम पहले भी बता चुका है। एडियाबैटिक मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग, जहाँ से हीट फ्लो नहीं होता है सिस्टम से। तो इन दिस प्रोसेस द हीट ऑफ द सिस्टम आर नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट एक्सचेंज सिस्टम से बाहर भी नहीं निकलता, क्योंकि वॉल जो इसका बना होता है नॉन कंडक्टिंग होता है, जिससे हीट फ्लो बाहर की तरफ नहीं होता है, और सराउंडिंग से भी अंदर सिस्टम में नहीं आ सकता। तो इसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। पीवी डायग्राम में इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल में ड्रॉप हुआ है, लेकिन हल्का धीरे धीरे ड्रॉप हुआ, कर्व में ऐसे करके हुआ है, लेकिन इसमें प्रेशर सीधा नीचे ड्रॉप होता है और देन फिर धीरे धीरे कांस्टेंट पे फ्लो होने लगता है यहाँ पे एडियाबैटिक पे। लेकिन आइसोथर्मल में क्या था, धीरे धीरे गिर रहा था, इसमें एकाएक गिर जाता है यहाँ पे प्रेशर। सो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में यही डिफरेंस है। अब हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस, इन ए साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम properties at end of the process are identically to the system property before the process took place। इसका मतलब क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या, सिस्टम जब कुछ रिएक्ट करता है, तब जब वो प्रोसेस डन हो जाता है तो वो उसका जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब इनिशियल स्टेट की तरह ही बिहेव करता है, जिसको हम साइक्लिक प्रोसेस करते हैं, जो कि इनिशियल स्टेट से चला और प्रोसेस होने के बाद भी उसका सब कुछ सेम होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ सेम होगा, तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, द फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल एनर्जी आर सेम एंड द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज जीरो। इसका इंटरनल एनर्जी जो होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट चेंज नहीं होता है, इक्वल रहता है, तो जिससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू डिनोट करता है इंटरनल एनर्जी को, इक्वल टू जीरो। क्यू नेट मतलब हुआ जो हीट रिक्वायर्ड जो सिस्टम का होता है, टोटल हीट रिक्वायर्ड टू द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हम फर्स्ट लॉ में बताएंगे, इंटरनल एनर्जी, हीट रिक्वायर्ड टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सब फर्स्ट लॉ में है। पहले आप इसको समझ लीजिए, साइकिल प्रोसेस में Q इक्वल टू W होता है और इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। सो साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे गए रिएक्शन करवा के, एंड सेकेंड पॉइंट पे भी रिएक्शन जो हुआ वो सीधा फर्स्ट पॉइंट पे हो आ गया। मतलब इस यहाँ पे जो था, यहाँ पे गया इसका P1 V1 T1, और यहाँ पे P2 V2 T2, बट फिर यहाँ से जो रिएक्शन हुआ सीधा फिर यहाँ पे आ गया, इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम हो गया, फिर यहाँ से रिएक्शन होगा, फिर यहाँ जाएगा, इसका वॉल्यूम V2 P2 T2 आ जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अब हम देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल में ज़्यादा टाइम आपको डिफ्रेंसिएशन, मतलब दोनों को डिफरेंस क्या है ये पूछते हैं पेपर में। तो पहले रिवर्सिबल प्रोसेस समझने की कोशिश करते होता क्या है। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम चेंज इन सच ए वे दैट द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी पुट बैक इन देयर ओरिजिनल स्टेट बाय एग्जैक्टली रिवर्सिंग प्रोसेस। इसका कहने का मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो सिस्टम सराउंडिंग को हम कभी भी वापस आ सकते हैं, रिवर्सिबल में आ सकते हैं। जैसे हमने कुछ काम किया, उसको हम फिर से बैक आ सकते हैं, उस पोजीशन पे आ सकते हैं, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। हम उसको एक एग्जांपल की तरह समझेंगे क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस अच्छे तरह से। जो रिवर्स आ सकते हैं, एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करिए। जो प्रोसेस अपना जो हमने किया उस पर प्रोसेस किया, फिर इनिशियल पोजीशन पे भी आ सके, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस which occur infinite step in infinite time to finish। रिवर्सल प्रोसेस वो होता है जो इन्फिनाइट स्टेप तक होता रहता है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और उसका टाइम भी लिमिट नहीं होता, टाइम भी इसका चलता रहता है, बहुत टाइम लग सकता है इसको ख़त्म होने में, इसका इन्फिनाइट टाइम होता है। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, जैसे कि इसमें टाइम
टाइम की कोई लिमिट नहीं है कितने टाइम लगेगा, और इन्फिनाइट स्टेप होगा, मतलब पता ही नहीं कितने स्टेप में जाके इसको खत्म होगा, हल्का हल्का स्टेप होता जाएगा, तो ऑब्वियसली ये स्लो प्रोसेस होगा। Each step is in equilibrium with previous step। इसका हर स्टेप जो होगा प्रीवियस स्टेप के इक्विलिब्रियम होगा। ये हेल्प इक्विलिब्रियम होगा तो वो प्रीवियस स्टेप पे भी जा सकता है। जो इसका रिवर्सिबल प्रोसेस कहा गया है वो अपने स्टेट के प्रीवियस स्टेट के इक्विलिब्रियम में चलेगा। इट इज आइडियल प्रोसेस। ये आइडियल है, हमने सिर्फ सोच रखा है, सो ऐसा प्रोसेस हो सकता है। रियल में ऐसा प्रोसेस नहीं है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली तो ऐसा प्रोसेस है नहीं, सारे प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं। हमने इसको आइडियली मान रखा है, सो ऐसा प्रोसेस हो सकता है। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमने एक पिस्टन लिया है, यहाँ पे वेरी स्मॉल स्मॉल अमाउंट के हमने वेट रख रखा है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट से, तो मतलब 5 ग्राम 4 ग्राम 3 ग्राम ऐसे करके हमने वेट ले रखा है। तो इधर से प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स पिस्टन का जो ये है, और इधर से भी प्रेशर लगा रही है, इसमें जो गैस है वो भी ऊपर से प्रेशर लगा रही है। तो ये एक जगह पे रुका हुआ है। बट हम क्या कर रहे हैं, ये इन्फिनाइट टाइम में है तो हल्के हल्के वेट 1 ग्राम 2 ग्राम करके इस पर से हटा रहे हैं, इस पर से हम रिमूव कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने कुछ रिमूव कर दिया तो वेट इतना कम है कि डेल्टा पी आ जाएगा, क्योंकि कम कम प्रेशर मतलब यहाँ से हटेगा। हम वेट यहाँ पे हटाएंगे तो प्रेशर कुछ हटेगा ना, ये ऊपर प्रेशर मारेगा, प्रेशर हटेगा तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, और यहाँ पे भी प्रेशर ड्रॉप होगा। ये अंदर का इनिशियल प्रेशर जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें क्या ड्राइविंग फोर्स P जो है, ये ड्राइविंग फोर्स जो P है इज वेरी स्मॉलर बिगर देन अपोजिंग फोर्स। ये जो अपोजिंग फोर्स है जो नीचे से लग रहा है इससे बहुत बहुत छोटा ही बड़ा है। इसके कारण ये अपने इनिशियल स्टेट पे भी जा सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, स्ट्रेनिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो वो अपने इनिशियल स्टेट पे चला जाता है। और सेकेंड एग्जांपल है द फ्रिक्शन लेस मोशन ऑफ सॉलिड। जैसे कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो हमने वहां पे कोई सरफेस डालेंगे, खिसकाएंगे, फिर वो अपने इनिशियल स्टेट पे ही आ जाएगा, खिसक के चला आएगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट अपोजिट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। Reversible process, irreversible process can be defined as a process in which the system and the surrounding do not return to their original condition once the process is initiated। इसका कहने का मतलब है जब कोई प्रोसेस होना शुरू हो जाता है सिस्टम एंड सराउंडिंग का, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। रिवर्सिबल में क्या था, वो अपने इनिशियल स्टेप में वापस आ रहा था। ऐसा इरिवर्सिबल में क्यों नहीं होता, सो जानने की कोशिश करते। इरिवर्सिबल प्रोसेस व्हिच अकर फिनाइट लार्ज स्टेप इन फिनाइट टाइम टू फिनिश। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो बड़े बड़े स्टेप में जिसका हम टाइम फिक्स कर रखे होते, जैसे कोई टाइम लिमिट दे रखा हमें इतने टाइम में इसको रिएक्शन करवाना है तो हम कुछ ज़्यादा रिएक्टेंट करवाएंगे तो उसको रिवर्स प्रोसेस में आने में एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। फिनाइट टाइम टू फिनिश, इसको टाइम लिमिट में ही फिनिश किया जाता है, इसलिए इसको रिवर्स लाना मुश्किल हो जाता है। और ये जल्दी जल्दी होता है इसलिए ये फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि टाइम इसका लिमिट होता है, इतने टाइम तक इसको फिनिश करना है, लार्ज स्टेप पे हम इसको करते हैं। ईच स्टेप इज नॉट इक्विलिब्रियम विथ प्रीवियस स्टेप। जैसे कि रिवर्सल प्रोसेस में क्या था, हर एक स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप के इक्विलिब्रियम में था, लेकिन इसमें क्या है एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस बड़ा बड़ा हो रहा है, स्टेप ले रहे हैं, उसमें रिएक्टेंट ज़्यादा हो रहा है तो वो अपने प्रीवियस स्टेप में जल्दी से वापस नहीं आ सकती। इट इज़ अ प्रैक्टिकल प्रोसेस, ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। बट इरिवर्सिबल में क्या, रिवर्सिबल में क्या था, हम इसको प्रैक्टिकली नहीं कर सकते थे। अब डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हम बड़े बड़े अमाउंट में वेट ले रखे हैं। रिवर्सिबल में क्या था, छोटे छोटे अमाउंट में। तो इसमें जब हम बड़े बड़े अमाउंट में जब हटाएंगे
तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिएक्ट होगा, ये जल्दी से ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा पी ज़्यादा चेंज होगा प्रेशर में, तो डेल्टा पी माइनस हो जाएगा, ज़्यादा स्पेंड हो गया। तो किसी भी चीज़ को जो आप रिएक्टेंट ज़्यादा टाइम में करवाओगे तो उसको ऑब्वियसली है कि उसको प्रीवियस स्टेप में लाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो अपोजिंग फोर्स से बहुत बहुत बड़ा होता है। इसके वजह से हम उसको इनिशियल स्टेट में या रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की तरह हीट ट्रांसफर, जब आप हीट ट्रांसफर करते हैं वाटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो हम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में जल्दी से नहीं ला सकते। हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे कैसे हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में हम कैसे हम हीट ट्रांसफर करते हैं लोअर बॉडी टू हायर बॉडी। लेकिन हीट ट्रांसफर क्या होता है, हायर बॉडी टू लोअर बॉडी में ही हीट ट्रांसफर होती है। डिफ्यूजन जब हम किसी एलिमेंट को डिफ्यूजन करते हैं तो उसको जल्दी से हम इनिशियल स्टेप में नहीं ला सकते। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब हम देखते, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium with third one, then they are in thermal equilibrium with each other। इसका कहने का मतलब है जब दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरे के साथ, तो कुछ टाइम बाद वो तीसरा भी एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जो दो चीज का टेम्परेचर डिफरेंस है, बट एक साथ दोनों को रखने पे कुछ टाइम बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, तीन सिस्टम दे रखे हैं ए बी एंड सी। ए एंड बी का जो वॉल है वो एडियाबैटिक वॉल है जो नॉन कंडक्टिंग है, जिसके वजह से यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज इन दोनों के बीच में नहीं होगी। और इन दोनों के साथ में एक और सिस्टम जोड़ दिया गया है सी, जिसका वॉल कंडक्टिंग है। जैसे कि बताया गया है दो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड वन, दो थर्मल इक्विलिब्रियम है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है थर्ड वन के साथ। ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, जो एक तीनों को जोड़ रखा है। ठीक है, तो होता क्या है, ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ सी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसी तरह बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम है एक दूसरे के, तो टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल हो जाएंगे टेम्परेचर ऑफ सी के। बट कुछ टाइम बाद हम देखा गया कि टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ सी एक दूसरे के तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। ऐसे कैसे हुआ, ये जीरोथ लॉ बताता है। जीरोथ लॉ जैसे ए का टेम्परेचर हमने 50 मान लिया, बी का टेम्परेचर हमने 20 मान लिया, तो कुछ टाइम बाद ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है एक दूसरे के, तो 50 20 70 70 35 35 35 दोनों का टेम्परेचर हो गया। और इसका 60, बी का हमने 60 मान लिया, इसका था 20, तो 60 और 20 80, तो 40। फिर ये दोनों एक दूसरे के 40 और 35 हो गया, तो 30.75, मतलब तीनों का टेम्परेचर जो कुछ टाइम बाद हो जाएगा 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो यही जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताने की कोशिश करता है कि जब दो इक्विलिब्रियम सिस्टम थर्ड वन के साथ हो तो तीनों का टेम्परेचर कुछ टाइम बाद एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो लेक्चर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंजीनियर ब्रो को और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं थर्ड वीडियो लेक्चर में। टेक केयर।